नमस्कार। आज हम सोशलिज्म इन यूरोप और उसके फलस्वरूप जो रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ, जो रशिया में सामाजिक क्रांति हुई, उसके संबंध में हम एक रिकैप ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरी परिस्थितियों को बनाया गया। तो अगर हम ये देखें तो सोशलिज्म अर्ली 19th सेंचुरी मान लीजिए, और बल्कि 17th सेंचुरी के अंत में जब फ्रांस में क्रांति हो रही थी, तो फ्रांस की क्रांति से बीच पड़ गया पूरे यूरोप में। एक ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि हर देश के लोग ये चाह रहे थे कि उनके देश में भी सोशलिज्म आए। उस समय ज्यादातर देशों में मोनार्की थी और उच्च वर्गों का, जिसके ऊपर नोबल्टी कहते हैं, उनका एक राज परिवार से जुड़े हुए लोगों का एक विशेष अधिकार था, वो खत्म हो, डेमोक्रेसी आए, सोशलिज्म आए, सबको बराबर का हक मिले, ये एक चल रहा था। तो क्या परिस्थितियां पैदा हुई? सबसे जो महत्वपूर्ण चीज थी वो थी, उस समय पूरे यूरोप में औद्योगिकरण हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इंडस्ट्री लग रही थी। और जैसे जैसे लोग खेती से इंडस्ट्री में चेंज हो रहे थे, या इंडस्ट्री जिस तरीके से हो रही थी, वहां पे इंडस्ट्री में काम करने की जो स्थितियां थी वो बहुत खराब थी। बहुत कम वेजेस थे, काम करने के घंटे बहुत ज्यादा थे, और रहने की परिस्थितियां, जैसे आप अभी भी देखिए कि जहां भी इंडस्ट्री होती है वहां उस तरह की झुग्गी झोपड़ियां बन जाती है, तो रहने की स्थितियां बहुत खराब थी। खेती बाड़ी में ऐसी स्थिति नहीं थी, लोगों के पास रहने की स्थितियां ठीक थी। लेकिन इससे एक चीज और हुआ कि उसी समय कुछ ग्रुप, प्रेशर ग्रुप बनते हैं इंडस्ट्री में, हमेशा प्रेशर ग्रुप बनते हैं। तो अब उस तरह के प्रेशर ग्रुप बने तो कई विचारक पैदा हुए जिन्होंने कहा कि अब सोशलिज्म आना चाहिए, मोनार्की हटनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सबको बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, जिसमें इटली के, जर्मनी के कुछ विचारक थे। इसी में जो कार्ल मार्क्स थे और उनके मित्र एंजल्स थे, उन्होंने एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट का एक उन्होंने थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में, जो मतलब नोबेल्टी और जो वर्कर्स है, इनके बीच में हमेशा एक क्लैश होता रहेगा, ये क्लैश तब तक होता रहेगा जब तक कि इनको बराबर के अधिकार नहीं मिल जाएंगे। तो ये जो अब इनको कई समूहों से सपोर्ट मिलने लगा, वर्कर्स को बहुत से समूहों से सपोर्ट मिलने लगा, कई ग्रुप्स बन गए, कई पॉलिटिकल पार्टियां बन गई। हालांकि रशिया में पॉलिटिकल पार्टी को बनाने के लिए बैन लगा हुआ था, इसके बावजूद भी वहां पे एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी। वहां के कानून के हिसाब से, राजा निकोलसन की सत्ता के हिसाब से वो इलीगल था, लेकिन वो जनता की मांग थी, तो एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी और उस पार्टी ने काम करना शुरू किया। तो अब हो क्या रहा था यूरोप में कि कई पार्टियां बन गई थी, कई प्रेशर ग्रुप बन गए थे, जो अलग अलग, उनकी एक विचारधारा तो सबकी थी कि एक किसी की थी कि एक लिमिट तक डेमोक्रेसी आ जाए, लोगों को अधिकार मिल जाए, कम से कम जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो लोअर तबके के लोग हैं, जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जो वर्कर्स इंडस्ट्री में काम करने वाले, उनकी रहने की स्थितियां ठीक हो जाएं। तो ये सारी चीजें थी। तो इसी समय पे कई पॉलिटिकल पार्टियां बनी और आई। तो जो रशियन एम्पायर था रेवोल्यूशन का 1914 से पहले, वहां का जो इकोनॉमिकल कंडीशन था वो ये था, रशिया पूरे यूरोप में एक ऐसा देश था जहां सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे। तो रशिया की इकोनॉमी जो थी वो मोस्टली जो थी इकोनॉमी पे थी। इंडस्ट्री वहां पे थी, जैसे मैंने पहले भी बताया, लेकिन वहां के दो ही शहर थे, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, जहां पे इंडस्ट्री थोड़ी बहुत लगी थी, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, वर्कर्स आ रहे थे, काम हो रहा था। जो सोसाइटी थी वो फेडरल थी, जिसमें नोबल्स थे और उनको विशेष अधिकार प्राप्त था। वो मतलब एक तरीके से मान लीजिए कि जो राज परिवार के सपोर्ट के लोग थे, उनको विशेष अधिकार प्राप्त था, और इस तरीके की चीजें उसमें हो रही थी। तो अब आप इसी बीच जापान और रशिया के बीच में भी युद्ध चल रहा था। जिस युद्ध को रशिया हार रहा था, उससे वहां की परिस्थितियां और बिगड़ने लगी। रशिया का जापान से हारना 1905 के युद्ध में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसे राजा की लोकप्रियता भी कम हुई, और उससे उस युद्ध के कारण, वो उस युद्ध का जो भार था, इकोनॉमिक जो भार था, उसके कारण वहां पे खाने की समस्या, फूड सप्लाई की समस्या, महंगाई और ये सारी चीजें बढ़ी।
इन्हीं के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है 1905 में, जिसमें एक वहां पे जो रशिया था, रशिया में हालांकि सभी धर्म के लोग रहते थे लेकिन मोस्टली क्रिश्चियन रहते थे, और उसमें भी जो सबसे बड़ा तबका था क्रिश्चियनों का, वो था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का। उनके सबसे ज्यादा चर्च थे वहां पे, लगभग 80% ये लोग थे। तो उनके एक जो फादर थे जो बहुत लोकप्रिय थे, फादर गुराफ्री, उन्होंने एक संडे को करीब 300-400 लोगों को लेके और एक वहां पे राजा को उन्होंने एक मेमोरेंडम देने के लिए, अपनी मांगे देने के लिए वहां पे जा रहे थे। तो जब वो वहां पे जा रहे थे तो राजा निकोलसन ने एक काम किया। उन्होंने क्या किया कि सेना को ये आदेश दे दिया कि इनकी कोई मांगे नहीं सुनी जाए और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो सेना ने जो है गोलीबारी कर दी, 300-400 सैनिक मर गए, जिसको ब्लडी संडे के नाम से, क्योंकि संडे का दिन था, क्योंकि आप जानते हैं चर्च में संडे को लोग जाते थे, तो संडे का दिन था। तो ये हुआ। इसके कारण जो चीजें हुई वो सबसे महत्वपूर्ण ये थी कि इसके बाद राजा के ऊपर बहुत प्रेशर बना, और राजा ने क्या किया कि मांग मांगते हुए उन्होंने एक पहली बार एक पार्लियामेंट का, मान लीजिए, मतलब चुने हुए सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का प्रथा वहां पे आरंभ की। और वो क्या था, उसका नाम उन्होंने दिया ड्यूमा, मतलब उसमें कुछ सिलेक्टेड लोग आते थे। हालांकि डेमोक्रेसी पूरी तरीके से नहीं थी, सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी एक सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे जो कोई निर्णय अगर होता था। लेकिन निकोलसन को ये पसंद तो नहीं था, तो उन्होंने 75 दिन में जो है वो ड्यूमा को भंग कर दिया। जैसे लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, उन्होंने ड्यूमा को भंग कर दिया, और ये परिस्थितियां फिर से पैदा हो गई और ये चलती रही। इस बीच फिर से एक बार ड्यूमा उन्होंने बनाया जब लोगों का प्रेशर बढ़ा, और ये चलता रहा। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण घटना घटती है उसी समय, आपको मालूम है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होता है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय आप समझिए कि रशिया का इंपैक्ट क्या था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो रशिया की जनता ने तो राजा का पूरा समर्थन किया। शुरू में राजा खुद उस मोर्चे पे चले गए लड़ने के लिए, सेना की मोर्चा पे चले गए। शुरू में पूरी जनता इनके साथ में थी और उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन बाद में सेना को ना तो उस तरह की सफलता मिली, और जब राजा वहां चले गए तो सत्ता रानी के हाथ में था। तो एक लोगों में बड़ा असंतोष पैदा हुआ, क्योंकि एक तो लड़ाई के कारण महंगाई बढ़ रही थी, लोगों के लिए अनाज नहीं, फूड सप्लाई चेन टूट रहा था, गरीबी बढ़ रही थी, देश के ऊपर कर्ज बहुत बढ़ रहा था, तो टैक्सेस बढ़ रहे थे। इन सारी परिस्थितियों ने लोगों के मन में एक असंतोष पैदा किया, और वो 3-4 कारण थे जिसके कारण कि राजा जो है बहुत अलोकप्रिय हो गए। उसमें पहला कारण ये था कि सेना को कोई उस तरीके की सफलता मिल नहीं रही थी। दूसरा, इनका युद्ध में मुख्य लड़ाई जर्मनी से थी, रानी खुद जर्मनी की थी, तो लोगों को ये लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जर्मनी की रानी, और वो उनको ऐसा लगता था कोई षड्यंत्र तो नहीं है। उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर थे जिनका नाम था रासपुतीन, जो रानी के और बल्कि राजा के भी एक तरीके से एडवाइजर थे। उनको लेके भी लोगों के मन में बहुत ज्यादा आशंका थी कि इनकी गलत एडवाइस के कारण, इसलिए उनको कई बार मारने की कोशिश हुई, तो उनको भी असंतोष था। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी कि एक जो डेमोक्रेसी आ रही थी, एक जो ड्यूमा था, उससे रानी कोई पूछताछ नहीं करती थी। तो इन परिस्थितियों पे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में एक बहुत ज्यादा असंतोष हुआ, और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने से पहले ही, प्रथम विश्व युद्ध खत्म 1918 के करीब हुआ, लेकिन उसके पहले ही वहां पे फरवरी की क्रांति हो जाती है। तो फिर फरवरी की क्रांति शुरू होती है। फरवरी की क्रांति का क्या मतलब है कि फरवरी की क्रांति का मतलब यह है कि राजा जहां रहते थे उसके नदी के दूसरी तरफ जो लोग रहते थे, अब वो विद्रोह शुरू कर दिए थे। वो आते थे, हमला करते थे राजा के ऊपर, जिसमें वर्कर्स भी थे, एग्रीकल्चर के लोग भी थे, वो आते थे, हमला करते थे और वो चले जाते थे। तो इस तरीके से एक तरीके से राजा का विरोध शुरू हुआ। और ये जो विरोध था, उस विरोध में उस समय वहां की जो सबसे बड़ी 2 पार्टियां थी जो सोशलिज्म पे काम कर रही थी, एक मेलविसिक और एक बोल्शेविक, इनका पूरा सपोर्ट उनको था। तो इस तरीके से एक क्रांति शुरू हुई
और अंततः जाके राजा को फरवरी में ही, मतलब उसको फरवरी क्रांति कहते हैं, हालांकि वो हुआ तो मार्च में था, पर वो कैलेंडर का कोई इशू था, उसके कारण उसको फरवरी क्रांति कहते हैं। मार्च में राजा निकोलसन ने अपना पदभार छोड़ दिया और ये जो सत्ता थी वो मेलविसिक, मतलब ड्यूमा को मिली, रिप्रेजेंटेटिव थे, और मेलविसिक पार्टी ने सत्ता पे कब्जा कर लिया। अब ये सोशलिज्म में भी दो पार्टियां थी, दो विचारधारा थी, एक मेलविसिक की थी, एक बुल्विसिक की थी। बुल्विसिक मतलब वो पार्टी जो पूरी तरीके से मार्क्स की विचारधारा को मानती थी और जिनका नेतृत्व उस समय कर रहे थे लेनिन। तो अब मेलविसिक और बुल्विसिक में भी आपस में चीजों को लेके कोई ना कोई इनमें वो होता था, आपस में इनमें एक तरीके से कंपटीशन था सत्ता को पाने के लिए, जिसके कारण इनके बीच में आगे जाके एक सिविल वार होता है। और ये सिविल वार जो सबसे महत्वपूर्ण सिविल वार है, जिससे उनकी सत्ता, ये जो सिविल वार होता है, इस सिविल वार सबसे महत्वपूर्ण था। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है 1917 से लेके 1922 तक, 1917 की क्रांति फिर हम कहते हैं, ये जो 2014 से 2017 तक थी, इस बीच पे चुनाव होते हैं। चुनाव के बाद मेलविसिक के पास सत्ता आती है। लेनिन जो जब तक निकोलसन थे राजा तब तक वो लगभग अंडरग्राउंड थे, मतलब छुपते हुए रहते थे, कभी भी पब्लिक के सामने नहीं आए थे, लेकिन वो क्रांति चलाते रहे। लेकिन जैसे ही सत्ता आ गई, लेनिन बाहर आए, अपने समर्थकों के साथ उन्होंने मांग रखी और उस मांग को कहते हैं कि 4 मांगे उनकी थी, जिसको आप कहते हैं अप्रैल थीसिस कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि बैंक का नेशनलाइजेशन हो जाए, सभी को बराबर की जमीन बढ़ जाए, मतलब इस तरीके की उनकी मांग थी, जो सोशलिस्ट मांगे थी, वो उन्होंने मांग रखी। और उनको ऐसा लगा कि हम बहुत पॉपुलर हो जा रहे हैं, तो उसमें इलेक्शन हुआ सत्ता के लिए, तो उनको लगा कि हम जीत जाएंगे। पर हुआ ये कि जब इलेक्शन हुआ तो बुल्विसिक हार गए और मेलविसिक जीत गए। जब जीत गए तो लेनिन की बुल्विसिक पार्टी जो थोड़ी रेडिकल थी, जिसके साथ आर्मी का सपोर्ट था, जिनके साथ ऐसे लोगों का सपोर्ट था जो कि बहुत लड़ने वाले योद्धा थे, उस तरह की सेना बनी हुई थी, इन लोगों ने उस रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया और सेना को लेके इन्होंने मेलविसिक को हटा के और एक अपनी सत्ता कायम कर ली। जब ये सत्ता कायम हुई और जिस तरीके से जमीनों पे एग्रीकल्चर की जिस तरीके की पॉलिसी ला रहे थे, तो ये उतने पॉपुलर नहीं थे। एक बहुत बड़ा एक वर्ग था जो नहीं चाह रहा था कि हम इनके साथ काम करें। तो कुछ जनता, मेलविसिक पार्टी और इस तरीके से 3 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप लेनिन का, मेलविसिक पार्टी का, एक मेलविसिक पार्टी जो ऑलरेडी सत्ता में थी, जिन चुनाव जीत के आए थे लेकिन उनको सत्ता में रहने नहीं दिया गया, और तीसरा यूरोप के वो देश जो रशिया की इस क्रांति से डर रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि रशिया में इस तरह की क्रांति होगी तो हमारे देश में भी आ जाएगी। तो उन देशों के जो ट्रूप्स थे, उन देशों के जो लोग थे, वो सपोर्ट कर रहे थे। एक बहुत बड़ा सिविल वार शुरू हुआ जिसमें लाखों लोग की जान गई, जिसमें लेनिन की पार्टी किसी को भी सोशलिस्ट विरोधी कह के, और ये युद्ध चलता रहा, और ये युद्ध तब तक चलता रहा जब तक कि लेनिन ने अपने सारे विरोधियों को नहीं खत्म कर दिया। तो हालांकि इसमें अंत में जाके लेनिन की पार्टी की विजय होती है, सिविल वार वो जीतते हैं, मेलविसिक पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, विदेशी ट्रुप वापस चले जाते हैं, और पहली बार दुनिया में एक ऐसा सत्ता जिसको हम पूरा सोशलिस्ट सत्ता कह सकते हैं, लेनिन के नेतृत्व में आता है। अब इस लेनिन के नेतृत्व में आया हुआ सोशलिज्म, इसका क्या प्रभाव पड़ा? इसका इकोनॉमी में बहुत प्रभाव पड़ा। उसका प्रभाव भी आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे। लेनिन ने एक आगे की योजना बनाई जिसको 5 ईयर प्लान कहते थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उन्होंने एक्स्ट्रा जो जमीन थी उसको लोगों से लेके, जिनके पास जमीन नहीं थी, लैंडलेस लोग थे, उनमें बांट दिया। मैंने इस तरीके से बहुत चीज किया, लेकिन इसका इंटरनेशनल इंपैक्ट बहुत बड़ा। दुनिया में लेनिन के समर्थन में बहुत सारी पार्टियां बन गई, और वो सारे लोग, मतलब रशिया की क्रांति के संबंध में बहुत सारी पार्टियां बन गई, और पूरी दुनिया ये चाह रही थी कि हम उस तरीके का करें। तो आप अगर देखें तो उसके बाद
ईस्ट यूरोप में बहुत सारे देश में कम्युनिस्ट या इस तरह का सोशलिज्म आ गया। और इसके बाद इस तरीके से करते हुए आप अगर आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि उसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। भारत ने भी पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान था उन शुरू किया, लैंड रिफॉर्म शुरू हुआ दुनिया में, बैंक रिफॉर्म शुरू हुआ दुनिया में, ये सब सोशलिज्म में पड़ा हुआ था। और इसका जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा आगे चल के, वो एक कोल्ड वार, मतलब वो देश जो सोशलिस्ट या लेनिन या मार्क्स के विचारों को समर्थन करते थे उनका उन देशों का एक ग्रुप बन गया। और वो देश जो अमेरिका के नेतृत्व में सोशलिज्म की जगह कैपिटलिज्म का करते थे उनका एक बन गया। तो उसको हम कोल्ड वार का एज कहते हैं, जो कम से कम 50 साल तक चलता रहा। 1990 जब तक रशिया टूट नहीं गया तब तक वो चलता रहा। तो एक कोल्ड वार शुरू हुआ। तो ये था लेनिन का इफेक्ट। लेकिन लेनिन बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहे। वो 1924 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ये सत्ता आई स्टालिन के पास। और स्टालिन का जो एज था उसको ये कहा जाता है कि चेंज का एज तो था ही, लेकिन सबसे बड़ा जो था कि वहां पे उन्होंने जिस तरह का चेंज करने की कोशिश की, जैसे उस समय सारे प्रयास करने के बाद भी लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, फूड की बहुत कमी महसूस हो रही थी, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था। तो इन्होंने एक जो कंबाइंड एग्रीकल्चर करने के लिए, जो पहले से रशिया के लोग करते थे, रशिया एग्रीकल्चर के मामले में सबसे ज्यादा एडवांस था, लेकिन उसके बावजूद भी तो लोगों ने इनका विरोध शुरू किया। जैसे आज आप देखते हैं ना कि अगर आप एक्स्ट्रा स्टॉक करके कोई चीज रख लेते हैं तो गवर्नमेंट के पास ये पॉलिसी होती है, ये वहीं से शुरू हुआ। तो उन्होंने एक पॉलिसी लाई जिसमें ये देखा गया कि अगर कोई भी व्यापारी या कोई भी एक्स्ट्रा स्टॉक करके खाने की चीजों को रखता है तो उसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जाने लगी। लोगों ने भी विरोध शुरू किया, लोगों ने खेत के खेत जला दिए। स्टालिन केस से कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन एक तरीके से पूरी तरीके से उसमें कब्जा हो गया, पूरी तरीके से जो है उसमें कब्जा हो गया। और स्टालिन का एज जो है वो आप ये समझ लीजिए कि एक रैपिड ग्रो के लिए है ना, कलेक्टिव और किस तरीके से करेंगे उसका इफेक्ट आज भी दिखता है। अगर आप जब भारत का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो जो चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, 5 ईयर प्लान या लैंड रिफॉर्म या बैंक रिफॉर्म या इकोनॉमिकल रिफॉर्म या गरीबों के लिए किस तरीके से कार्यक्रम किए जाए, उसमें बहुत इसका प्रभाव पड़ा है। तो ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने दुनिया को परिवर्तित कर दिया, दुनिया को 2 भागों में बांट दिया। आप अगर देखेंगे तो इसके बाद 2 ग्रुप्स पैदा हुए, एक अमेरिका के नेतृत्व में, तो फिर 2 महाशक्तियां कहा जाने लगी, 2 सुपर पावर कहे जाने लगे, एक अमेरिका और एक रशिया। वो लोग जो सोशलिस्ट पार्टी का समर्थन करते थे या वो देश जहां पे सोशलिस्ट पार्टियों की सत्ता आ गई थी, वो पूरी तरीके से रशिया के साथ खड़े थे। और वो कंट्रीज जिनमें आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी थी या कैपिटलिज्म था या उस तरह का सोशलिज्म नहीं था, जिसमें अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देश, जिसमें इंग्लैंड, कुछ देश तो इस आधार पे, जैसे जर्मनी, 2 जर्मनी बन गए। वो लोग जो सोशलिज्म चाहते थे एक अलग जर्मनी बन गई, और वो लोग जो कैपिटलिज्म चाहते थे बाद में जाके जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, लेकिन जर्मनी 2 भागों में बढ़ गई। ऐसे बहुत सारी कंट्रियां, पोलैंड, ईस्ट यूरोप की ज्यादातर कंट्रियां, बाद में चाइना में आया। तो और इसी बीच एक तीसरी पार्टी, एक तीसरा दल भी खड़ा हुआ जिसको हम कहते थे, जिसमें भारत जिसका बहुत नेतृत्व करता था, कि ना हम अमेरिका के साथ है ना हम रशिया के साथ है। तो एक तो आप अगर इसके पूरे इम्पैक्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप देखिए कि इस क्रांति ने 50 साल तक भारत दुनिया को बदल के रख दिया। इसके अगर आप पूरे देखेंगे, इसका ग्लोबल, उनका जो डोमेस्टिक इम्पैक्ट था वो तो था ही था। रशिया पूरी तरह से चेंज हो गई, रशिया में मोनार्की खत्म हो गई, क्रांति शुरू हुई, मोनार्की खत्म हुई, डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी खत्म हो गई, और अंत में 1 पार्टी सोशलिज्म आया। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रहेगी, कोई इलेक्शन नहीं होगा, और कम्युनिस्ट पार्टी सोशलिज्म के, मार्क्स के सिद्धांतों पे शासन को चलाती रहेगी। और इसी आधार पर दुनिया के दूसरे देशों में आया। इसका जितना इम्पैक्ट पड़ा, इस क्रांति का इंटरनेशनली जितना इम्पैक्ट पड़ा, उतना और किसी का नहीं पड़ा। तो कुल मिला के ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने दुनिया को बदला, एक नए आप कह सकते हैं कि
पॉलिटिकल सिस्टम को दुनिया में इंट्रोड्यूस किया और इतना इम्पैक्ट डाला कि आज भी दुनिया में इसका बहुत इम्पैक्ट है। मैं समझता था एक छोटा सा रिकैप जिसमें मैंने ये कोशिश ये की है कि चीज़ों को, इसमें मैंने घटनाओं पे या डेट्स पे बहुत ज़्यादा नहीं किया, मैं कोशिश किया कि एक रिकैप हो कि क्यों क्रांति हुई, कैसे हुई और इसका इम्पैक्ट क्या।